नमस्कार, पावर फाइल्स में आपका स्वागत है। और आज हमारे इस शो में एक ऐसे आईएएस हैं जिनके बारे में आईएएसओं के बीच चर्चा होती है कि वो बेहद अंतर्मुखी स्वभाव के हैं, लेकिन वो जितने ही अंतर्मुखी स्वभाव के हैं अपने काम को लेकर उतने ही बहिर्मुखी भी हैं। हमारे साथ 1990 बैच के आईएएस जितेंद्र कुमार जी हैं, जो मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। आज हम उनसे उनके जीवन पे बहुत सारी बात करेंगे, बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, उनसे जानेंगे कि यूपीएससी तक का ये सफर उन्होंने कैसे तय किया और लगातार जिस तरह से काम को लेकर अपने वो चर्चा में रहते हैं, आगे उनकी क्या प्लानिंग है, अभी क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ उन्होंने इससे पहले किया है। तो हमारे साथ जितेंद्र कुमार जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्ते सर। सबसे पहले तो ये कि आप बिहार के खगड़िया जिले से आते हैं। अक्सर कहा जाता है कि बिहार के लोग यूपीएससी में बहुत बेहतर करते हैं। भले ही बिहार एक पिछड़ा राज्य है, लेकिन वहाँ से यूपीएससी क्रैक करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग यूपीएससी में आते हैं। तो आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, फैमिली बैकग्राउंड, कैसे आपने तैयारी की, हमारे दर्शकों को बताएं तो बड़ा अच्छा लगेगा। मैंने एमएससी जूलॉजी से किया है और बॉटनी जूलॉजी मेरे सब्जेक्ट थे। मैंने भागलपुर विश्वविद्यालय से एमएससी किया और मैं यूनिवर्सिटी में टॉपर था, गोल्ड मेडलिस्ट था मैं। और उसके बाद मैंने पीएचडी करने का सोचा था और उसके लिए मैंने ज्वाइन भी किया था। मैंने सीएसआईआर और जीआरएफ भी क्वालिफाई किया था। बट उसी के साथ जब मैं एमएससी कर रहा था, उसी समय मैं आईएएस की भी तैयारी कर रहा था। जी जी सर, साथ साथ ही। अच्छा सर, अक्सर ऐसा होता है कि तैयारी करने लोग, बिहार के भी ज़्यादातर लोग दिल्ली जाते हैं, मुखर्जी नगर, जेएनयू, यहाँ भी एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं, या फिर बीएचयू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये सब हिंदी बेल्ट के लोगों के लिए एक बड़ा मक्का मदीना सा प्लेस होता है। तो क्या आपने भी तैयारी दिल्ली में जाके की? मैंने कुछ समय दिल्ली में जाके तैयारी की थी, पर मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी, क्योंकि मैंने यूपीएससी के लिए जो सब्जेक्ट ऑप्ट किए थे जी, वो साइंस के ही सब्जेक्ट थे मेरे, जिन सब्जेक्ट से मैंने एमएससी किया था, बॉटनी और जूलॉजी। सामान्य तौर पे बॉटनी जूलॉजी जैसे सब्जेक्ट में कोचिंग की व्यवस्था नहीं है। जो कोचिंग की व्यवस्था है वो ज़्यादातर आर्ट सब्जेक्ट में है, या फिर साइकोलॉजी में है, या फिर इन तरह के ऐसे सब्जेक्ट्स में होती है ज़्यादातर। दिल्ली में कितने समय तक आप रहे होंगे? मैं ज़्यादा समय दिल्ली में नहीं रहा। मेरे दिल्ली जाने का पर्पस मात्र इतना ही था कि हम लोग सिर्फ जब तैयारी कर रहे थे तो हमारे समूह में 3-4 बच्चे थे जी, जो एक साथ तैयारी कर रहे थे, और वो ऑब्जेक्टिव था ग्रुप स्टडी। और हमारे कुछ सीनियर जो एमएससी में हमसे सीनियर थे वहाँ पे यूनिवर्सिटी कैंपस में, बॉटनी के, जूलॉजी के, वो पहले से वहाँ पे यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। तो ऑब्जेक्टिव ये था कि हम दिल्ली में रहें तो उसके साथ एक ग्रुप डिस्कशन माहौल मिलेगा, हाँ, ग्रुप डिस्कशन हो, अपडेट होता रहे कि किस तरह से, किस मोड में तैयारी करनी है, किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है, क्या माहौल है, क्या जनरल नॉलेज में क्या देखना है, जनरल स्टडीज़ में क्या देखना है। अच्छा सर, फैमिली बैकग्राउंड आपका क्या रहा? पिताजी क्या करते थे? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर पिताजी बहुत बेहतर काम कर, कहीं नौकरी कर रहे हैं तो एक अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, या फिर कई बार हमने ऐसा अक्सर देखा है कि अगर किसान परिवार है तो वहाँ के बच्चे भी बहुत ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं बिहार में। तो मेरे पिताजी पहले से जॉब में थे और वो बिहार पीडब्ल्यूडी में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर थे वहाँ पे। तो मतलब पढ़ाई का माहौल शुरू से घर में मिला? शुरू से पढ़ाई का माहौल था। मेरे अंकल भी जो है वो हिंदुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में इंजीनियर थे और उसमें भिलाई में पोस्टेड थे। तो और परिवार में बिजनेस का भी माहौल था। हमारी फैमिली पहले से ज्वेलर फैमिली रही है, तो हमारे ग्रैंडफादर और 2 चाचा ज्वेलरी का बिजनेस करते थे, और मेरे पिताजी और एक और चाचा जी जॉब में थे। अच्छा, किस अटेम्प्ट में आपने क्रैक किया? तो चूंकि 31-32 साल आपको हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है, मुझे लग रहा है कि मैंने एमएससी करने के तुरंत बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था, और 89 का एंट्रेंस एग्ज़ाम था 1989 का, और मैं पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर गया था। तो 90 में मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया। मुझे बल्कि कुछ पता नहीं चला कि पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी के लिए संघर्ष क्या होता है। वो इतनी जल्दी ये सब कुछ हुआ। जैसे ही मैंने अपना एमएससी कंप्लीट किया और उसके 6 महीने के अंदर मैंने यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया और जॉब ज्वाइन कर लिया। मेधावी तो शुरू से ही आप थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे अपने यूनिवर्सिटी में, आप एमएससी में, तो पहले प्रयास में ही आपने यूपीएससी क्रैक किया? हाँ, यस, पहले प्रयास में मैंने यूपीएससी क्रैक किया। सर, एक और बात कही जाती है कि बिहार जो है वो पिछड़े राज्यों में आता है,
अब अभी भी देखिए तो लिटरेसी भी वहाँ की बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती अन्य राज्यों की तुलना में। लेकिन आपको क्या लगता है क्या वजह है कि बिहार स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहाँ से लगातार बच्चे यूपीएससी में सिलेक्ट होते हैं, माध्यम भी हिंदी ही होता है, तो इसकी क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, क्योंकि सवाल एजुकेशन का स्तर तो इतना अच्छा नहीं है। सवाल पिछले स्टेट का नहीं है। सवाल है कि जो कैंडिडेट जी यूपीएससी के लिए या अपने किसी भी कम्पिटिटिव माहौल के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और उसमें इन होते हैं, उनके अंदर संघर्ष करने की और अपने लक्ष्य को पाने की कितनी जिजीविषा है। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले राष्ट्रमंडल के खेल हुए हैं। जी राष्ट्रमंडल के खेलों में नॉर्थ ईस्ट के हमारे बच्चों ने और बहुत ही पुअर बैकग्राउंड के बच्चों ने जो है वंडरफुल परफॉर्म किया है, गोल्ड मेडल लेकर के आए। तो मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि जो बिहार के बच्चों में है कि जब वो अपने एजुकेशन को के फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे चूंकि कोई लोकल एवेन्यू नहीं है जहाँ पे कि वो अपने आप को एम्प्लॉय कर सकें, तो उन्हें लगता है कि जब मैं तैयारी कर रहा हूँ तो वाई नॉट फॉर द बेस्ट। कंट्री में जो सबसे अच्छा है, जब तैयारी करनी ही है, जब समय देना ही है, तो सबसे अच्छे के लिए करें। ये जज्बा वहाँ पे है। अच्छा सर, चूंकि यूपी भी है, ठीक है, यूपी में भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं और भी स्टेट हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब हम लोग भी तैयारी करते थे कहा जाता था भाई बिहार के जब बच्चे आ गए तो सतुआ और चबैना बांध के आए, अब जाए आएंगे नहीं वो जब तक सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये अभी भी कल्चर है सर? हाँ, ये अभी भी कल्चर है। अभी भी कल्चर है कि जब वो एक बार, एक कैटेगरी अलग ही है जो कि जब एक बार अपने लक्ष्य की ओर देखते हैं तो वो चाहे उसके लिए घर से कितनी भी समय दूर रहना पड़े, सुख सुविधाओं से कितना भी दूर रहना पड़े, नेचुरली आपको कुछ पाने के लिए कुछ न कुछ तो जीवन में छोड़ना पड़ता है। आज के माहौल में मैं आज के बच्चों को देखता हूँ कि इनका इतना ज़्यादा एडिक्शन डिजिटल मीडिया से है, तो समय तो उतना ही है, 24 घंटे का ही समय है, आपको अपने समय को प्रायोरिटाइज करना है। तो जो आपने कहा कि बिहार के बच्चे सतुआ बांध करके पीछे पड़ जाते हैं, उसके पीछे साफ बात यह है क्या कि वो अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करते हैं और मैक्सिमम टाइम देते हैं अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए। सर, जब एक और मेरे मन में बात है कि जब हम लोग तैयारी करते थे तो अक्सर चूंकि बिहार के भी बहुत सारे लोग थे तो ये कहा जाता था कि भाई बिहार में ये कल्चर, हमारे यहाँ यूपी की तुलना जब बिहार से होती थी तो लोग कहते थे कि यहाँ अगर पिताजी किसी बच्चे के रिटायर हुए तो सबसे पहले वो ईंट भट्ठे पे जाते हैं, पैसा जमा करते हैं कि भाई ईटा ले आओ, घर अभी बनवाना है, चूंकि रिटायरमेंट हुए पैसा आया है। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट बिहार में है। अगर बिहार में बच्चा पढ़ने वाला है तो लोग कहते हैं खेत बेच दो, ये खेत बेच दो, अगर बच्चा पढ़ जाएगा तो हम और ले लेंगे खेत। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इस तरह का वहाँ पे है, माहौल है और इसके पीछे सक्सेस स्टोरी है। माँ बाप को भी जो पिछली सक्सेस स्टोरी होती है वो इसके लिए प्रेरित करती है। उनको लगता है क्या कि हमारे आसपास के, हमारे मोहल्ले के, हमारे शहर के किसी पेरेंट्स के बच्चे ने ऐसा किया तो उनका जीवन बदल गया, तो उन्हें भी लगता है कि अगर जो कुछ मैं अपने जीवन में नहीं कर पाया वो हमारे बच्चे कर पाए। अच्छा सर, ये एक ऐसा सवाल है जिसको लेकर मेरे मन में भी इच्छाएं थी कि आपसे जाने। अक्सर होता है कि जब आपका सिलेक्शन यूपी काडर में हुआ तो सबसे पहला ख्याल जो था आपके मन में वो क्या आया कि भाई अब इससे पहले आपने यूपी में पढ़ाई नहीं की होगी, यूपी आए थे इससे पहले आप जॉब के पहले? हाँ, उत्तर प्रदेश मेरे लिए नया नहीं था। मैं यहाँ पे विंध्याचल दर्शन के लिए आता रहता था या फिर काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए हमेशा आता था, और यूपी और बिहार बॉर्डर पे ही हैं, तो हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं था। पर फिर भी यूपी के बहुत सारे शहर मैंने नहीं देखे थे, बट हमें अच्छा लगा जब उत्तर प्रदेश का ऑर्डर मिला तो बहुत अच्छा लगा। तो पहला सर ख्याल क्या आया कि ठीक है, एक थोड़ा सा यूपी का पूर्वांचल का जो हिस्सा है वो तो बिहार से मैच करता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, अगर आप वहीं पश्चिम जाएंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट कल्चर मिलेगा, बुंदेलखंड जाएंगे तो ऐसा कोई ख्याल नहीं आया। जब आप ऑल इंडिया सर्विस के लिए तैयारी करते हैं तो मेंटली आप नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश भी जाने को तैयार रहते हैं। पूरा भारत एक होता है, तो उसमें अगर घर के पास के किसी राज्य में अगर पोस्टिंग हो जाती है तो वो तो बहुत ही अच्छा है, उसमें ऐसा कोई भिन्नता वाला सवाल नहीं। अच्छा सर, उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण विभागों में आप रहे, जिसमें पर्यटन, ट्रांसपोर्ट या फिर माध्यमिक शिक्षा, ये एक ऐसे विभाग रहे जिसमें अभी तक आपके बारे में चर्चा की जाती है। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है वो ये कि आपने भी तमाम प्रयास किए, बेहतर प्रयास किए, उसका रिजल्ट भी कुछ मिला, लेकिन अभी भी आप सरकारों के, तमाम सरकारों के जो स्टेट गवर्नमेंट के प्रयास होते हैं, तो आपको लगता नहीं सर कि वो रिजल्ट नहीं मिल पाता जो कॉन्वेंट के बच्चे रिजल्ट देते हैं, प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ाई का कल्चर होता है, इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं? इसमें कई वजह है। देखिए, उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग को मैंने बहुत लंबे समय तक देखा है
और काफ़ी काम किया है शिक्षा विभाग के लिए यहाँ पे। 2008-9 में मैंने जब शिक्षा विभाग में माध्यमिक शिक्षा विभाग का कार्यभार संभाला था, तो तब मैंने देखा कि यहाँ पे उस समय जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय थे वो लगभग 264 थे और लगभग 50 वर्षों से उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था वहाँ पे। यानी जो GGIC जो यहाँ पे कहते हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज या गवर्नमेंट इंटर कॉलेज GIC, वो जो GIC और GGIC का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो पिछले 30-40 सालों से उसमें कुछ भी एडिशन नहीं हुआ था। सरकारी भवन टूटे हुए हैं, छतें टूटी हुई है, बेंच टूटे हुए हैं। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी लंबे समय से थी। दूसरा था शिक्षकों की कमी कि उत्तर प्रदेश में जो जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उनमें शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है। तो किसी भी विद्यालय में जो बच्चों की पढ़ाई होती है उसका स्तर वहाँ के शिक्षक डिसाइड करते हैं और वहाँ के बच्चे डिसाइड करते हैं। एक समय था जब उत्तर प्रदेश बोर्ड पे लोग नाच किया करते थे और उसका कारण था वहाँ के शिक्षक और बच्चों के अंदर वो संघर्ष करने की और परिश्रम करने की जज्बा होता था। धीरे धीरे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डिग्रेड हुआ और क्वालिटी टीचर्स के अपॉइंटमेंट नहीं हो पाए। टीचर्स के जो अपॉइंटमेंट हुए वो कहीं ना कहीं विवादों में घिरे रहे, जिसकी वजह से या तो समय से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई या जो नियुक्ति हुई वे क्वालिटी टीचर्स नहीं थे। तो शिक्षकों का बहुत बड़ा वैकेंसी होना, अब जैसे बहुत सारे विद्यालयों में साइंस के टीचर नहीं है, मैथ के नहीं है, गणित के नहीं है, तो वहाँ के बच्चों को कौन पढ़ाएगा गणित, साइंस, मैथ। फिर उसके बाद सरकारी शिक्षकों को शिक्षण कार्य को छोड़ करके बाकी सभी कार्यों में लगातार ड्यूटियाँ लगाना। तो पशुगणना हो रही है तो उसमें लग रहे हैं, कोई और भी सर्वेक्षण हो रहा है। तो सामान्य तौर पे जिलाधिकारी के लिए सबसे बल्क में जो ह्यूमन पावर मिलता है वो शिक्षकों का मिलता है। तो शिक्षकों को लेकर के किसी भी ड्यूटी में डाल देते हैं। तो वो ये एक बहाना मिल जाता है कि जो इनका कैलेंडर डेज है उस कैलेंडर पढ़ाई के कैलेंडर डेज में कुछ और काम करने का। तो जब एक तो शिक्षक की कमी है, दूसरे कैलेंडर के हिसाब से सिलेबस को पूरा पढ़ाते नहीं है, तो जब ये पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तो निश्चित रूप से रिजल्ट बिगड़ेगा। तो सर ये सवाल तो सिस्टम पे ही उठता है ना कि भाई जैसे एक आपने 2-3 बातें कही, इसमें महत्वपूर्ण बात ये रहे कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की भाई शिक्षा की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं रही। अब इसलिए बेहतर नहीं रही कि टीचर नहीं रहे, उस तरह से टीचर नहीं मिले जो इतने शिक्षित थे, इतने योग्य थे। तो कहीं ना कहीं सवाल तो सिस्टम पे ही खड़ा होता है और जब सिस्टम की बात आती है तो फिर सरकार का, आप लोगों का ही रोल अहम होता है। ये आपने अच्छा सवाल किया। इन सब विषयों को ही ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक समय पे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया। उसके पहले सर्व शिक्षा अभियान, प्राइमरी स्कूलों को 1 किलोमीटर की परिधि में हर बच्चों को प्राइमरी स्कूल मिले, वो पहले से ही चल रहा था, एजुकेशन फॉर ऑल। बट माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी वैकेंसी थी, तो भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाया और उसका एक उन्होंने जो कई ऑब्जेक्टिव रखे, उसमें पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि हर 5 to 7 किलोमीटर की परिधि में एक सेकेंडरी स्कूल बच्चे को मिले और वहाँ पे शिक्षकों की जो संख्या खाली है उसको भरी जाए। उसके लिए भारत सरकार भी मदद देने को आगे आई और प्रारंभ में जो प्लेन के राज्य हैं उसमें 60-40 का असिस्टेंस मिला, यानी 60% भारत सरकार सहायता दे रही थी, 40% राज्य सरकार को अपना पैसा लगाना था। और उस मिशन के तहत, राष्ट्रीय शिक्षा अभियान मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में कम से कम 900 से 1000 9th और 10th के क्लास के स्कूल्स स्टार्ट करने का अवसर मुझे मिला और वो मैंने भारत सरकार से सैंक्शन कराए और मेरे ही कार्यकाल में वो सारे पूरे भी हुए। इसके सर बड़ी बात है ये बड़ी बात इसलिए है कि जो एजुकेशन पे जब भी खासतौर पे माध्यमिक स्तर पे बात होती है तो अक्सर इसीलिए मैंने कहा कि शुरू में ही कि सर आप जब रहे विभाग में तो जो कुछ आपने किया, आज भी अगर हम लोग विभाग जाते हैं तो इस बात की चर्चा होती है। तो सर चूंकि पर्यटन में भी आप लंबे समय तक रहे, एमडी थे पर्यटन के, उत्तर प्रदेश को पर्यटन के लिहाज से आप कैसा देखते हैं? चूंकि अभी भी बहुत संभावनाएं हैं पर्यटन को लेकर, हालांकि सरकार बेहतर कर रही है, पर्यटन के लिहाज से बहुत सारा बजट भी इस बार भी दिया गया है, डेवलपमेंट की भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि पर्यटन में और क्या स्पेस है, क्या गुंजाइश है अभी? उत्तर प्रदेश में पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं, बहुत संभावनाएं और अभी बहुत कुछ करने को बाकी है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि जो इस क्षेत्र में जितना भी इन्वेस्टमेंट आता है उस इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम मैन पावर को नौकरी मिलती है, चाहे वो डायरेक्ट नौकरी मिले या इनडायरेक्ट नौकरी मिले,
इसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन सबसे अधिक होता है और रेवेन्यू क्रिएशन भी होता है। परंपरागत रूप से देखें तो हमारे यहाँ पे चार धाम यात्रा और तीर्थ के द्वारा पर्यटन जोड़ा हुआ था। उत्तर प्रदेश जब यूनाइटेड था, जब उत्तराखंड साथ में था, तो यहाँ पे केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री के नाम पे बहुत बड़ी संख्या में लोग आते थे। हिल स्टेशंस थे, मसूरी थे, हरिद्वार थे, ऋषिकेश थे, ये सब उत्तर प्रदेश के डिवीज़न के बाद अलग हुए। तो वो समय था कि हमें बहुत पहले से ही उत्तर प्रदेश के बाकी जो प्लेन में रह गए पर्यटन स्थल उस पर काम करने की ज़रूरत थी। अभी भी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। अयोध्या में आप देखिए कि अयोध्या में है, काशी में है, विंध्याचल धाम में है, चित्रकूट में है, इन सब जगहों पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और ये सर्किट के रूप में जोड़े जा रहे हैं। सड़कें अच्छी बनाई जा रही है, अच्छे गेस्ट हाउस होटल्स लाने की तैयारी है। और अयोध्या के बारे में हम लोगों ने, जब मैं पर्यटन देख रहा था तो हम लोगों ने वर्कआउट किया था कि पूरे अयोध्या को कैसे एक त्रेता युग की नगरी के रूप में हम प्रेजेंट करें। डेवलप किया जैसे आज कोई अगर जाता है वहाँ पे तिरुपति बालाजी, तो जैसे ही आप पहाड़ी के ऊपर जाते हैं तो आपको लगता है कि आप बिल्कुल अलग धार्मिक शहर में हैं। तो अयोध्या में भी जब कोई भारत से कहीं भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटक आते हैं तो उनके मन में एक जो छवि अयोध्या की बनती है, वैसी छवि हम इसको यहाँ अयोध्या में तैयार कर सकें और उस स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकें, ड्रेनेज से मुक्ति दे दें, बिजली हो सके, तो उसमें सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही है। अच्छा सर, एज ए डीएम आपने कितने जिले किए होंगे? जिलाधिकारी के रूप में मैंने लगभग 10 जिलों में अपना कार्य किया है जिलाधिकारी के रूप में, और डिविजनल कमिश्नर के रूप में मैं 2 जगहों पर रहा हूँ जी, इलाहाबाद और गोरखपुर में। एक अभी जिस विभाग में आप प्रमुख सचिव हैं, भाषा एकीकरण सामान्य प्रशासन, तो ये मूलतः ये इन विभागों के बारे में आम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जाहिर सी बात विभाग है तो इसकी अपनी एक उपयोगिता होगी। तो हम बड़ी सामान्य भाषा में समझना चाहते हैं कि इस विभाग में वैसे इस विभाग का मूल कार्य क्या है? सामान्य प्रशासन उत्तर प्रदेश को छोड़ के अन्य सारे राज्यों में काफ़ी बड़ा विभाग है और सामान्य प्रशासन के अंदर ही नियुक्ति और कार्मिक विभाग आते हैं, प्रशासनिक सुधार भी आते हैं। किन्हीं परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश में इन विभागों को अलग अलग कर दिया गया। सामान्य प्रशासन अलग है, नियुक्ति कार्मिक अलग है, प्रशासनिक सुधार अलग है, जबकि इन तीनों के कार्य जो हैं एक ओवरलैपिंग है, एक दूसरे से लिंक्ड हैं और अन्य प्रदेशों में ऐसा है। अभी उत्तर प्रदेश में जो सामान्य प्रशासन के मुख्य रूप से जो कार्य हैं उसमें पब्लिक से जुड़े हुए सीधे काम नहीं है। इसमें भारत सरकार के गृह मंत्रालय के साथ जो राज्य का समन्वय होता है वो कार्य है। उसके अलावा सिविल मिलिट्री लिएजन का काम, आप कई बार आपने सुना होगा कि कोई सड़क फ्लाईओवर बनना है तो उसमें बीच में मिलिट्री की ज़मीन ली जानी है, तो उसको लेकर के कई सारे प्रोजेक्ट रुके रहते हैं। यूपी में लखनऊ में कई सारे प्रोजेक्ट फ्लाईओवर के रुके रहे, तो उसमें जो मिलिट्री के साथ एक लिएजन होता है कि आपस में बातचीत करके हम उनसे जो भी हमारा प्रोजेक्ट रुका है हम उसमें एक्सपेडाइट करें, और जो स्टेट गवर्नमेंट पे मिलिट्री के जो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं डिफेंस का उसको करें। तो एक सिविल मिलिट्री लिएजन है। उसके अलावा ये विभाग राज्य सरकार की छुट्टियों का कैलेंडर तैयार करता है। अच्छा सर, चूँकि एक लंबा समय हो गया है आपको सिविल सर्वेंट के रूप में, लेकिन आपके मन में कभी ऐसा कोई ख्याल आया कि कभी इस दौरान आपने कभी कोई ऐसा कार्य किया हो जिससे बड़ा संतोष मिला हो, बड़ी संतुष्टि मिली हो, कोई ऐसा वाकया याद हो, या फिर कोई ऐसी घटना आपके मन में हो कि आपने कोई निर्णय लिया फिर सडनली आपको लगा कि यार ये तो गलत हो गया, ये थोड़ा सा ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर उसके बाद उसको आपने ठीक किया, ऐसा है क्या कुछ? देखिए, इतने लंबे प्रशासनिक काल में ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं। खासकर कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं प्रतापगढ़ में जिलाधिकारी था और वहाँ एक निर्वाचन के दौरान जब मैंने गांव का भ्रमण करना शुरू किया अपने पुलिस अधीक्षक के साथ, तो बहुत सारे गांव में मैंने सुना कि लोगों ने कहा कि साहब आज़ादी के बाद से हमने आज तक वोट नहीं डाला, चुनाव प्रक्रिया क्या है वो उसे पता नहीं था। और कारण जब मैंने जानने की कोशिश की तो उस क्षेत्र विशेष में एक किसी राजनेता का ऐसा आतंक था कि वहाँ पे कोई और वोट डालने की हिम्मत नहीं करता था, किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के न तो एजेंट्स जाते थे न और कुछ था, तो चुनाव के नाम पे मखौल होता था। तो वहाँ हम लोगों ने बहुत सख्ती से कार्यक्रम को लागू किया
और चुनाव के बाद उस राजनेता के आतंक से वहाँ के लोगों को फुर्सत मिली और सैकड़ों गांव के लोगों ने कहा कि साहब हमने 47 आज़ादी के बाद पहली बार वोट सर ये घटना तो हम लोगों ने भी सुनी है कि जो है कभी ऐसा हुआ कि ये कहा गया कि वो एक प्रतापगढ़ में एक ऐसा गांव है जहां गांव आप जाएंगे तो गांव के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है और उस बोर्ड पे लिखा है कि कृपया यहाँ पे वोट न मांगे, ये गांव फला नेता के लिए सुरक्षित है। ये सब अफवाहें ज़्यादा है। हाँ। ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन सब लेकिन उसका वही है। हाँ पीछे का जो है, चूंकि एक कोई छोटी सी भी घटना होती है तो लोग डर जाते हैं, तो बट हम उस क्षेत्र में नहीं जाएंगे। मैंने एक एग्जांपल आपको बताया। दूसरा मैं बताता हूँ कि जैसे मैं मुख्य विकास अधिकारी था बनारस में जब मैंने ज्वाइन किया, तो वहाँ पे सरकारी स्कीम में बहुत सारे, जैसे उस समय एक सुनिश्चित रोजगार योजना चला करती थी। उसमें था क्या कि शहर के लोग, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनको इतने घंटे काम करने के बाद इतना एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इतना वेज मिलेगा। पर बनारस चूँकि अर्बन एरिया होने की वजह से वहाँ पे जो भारत सरकार के द्वारा जो मानदेय तय था उतने में लोग काम करने को नहीं आते थे। तो लगभग वहाँ पे बनारस में उस समय एक काफ़ी बड़ा अमाउंट अनयूज्ड पड़ा हुआ था। तो मैंने भारत सरकार, तो मैंने पता किया तो पता चला क्या कि चूँकि वहाँ पे कालीन का काम और सारे काम हैं, तो उतने वेजेस में वहाँ के लोग काम करने को तैयार नहीं हैं। हालांकि गरीबी थी और जो बाकी कालीन या और सब काम थे वो उनको हमेशा 30 दिन में हमेशा नहीं मिलते थे। तो मैंने बात की कि आपको जब ये सुनिश्चित रोजगार योजना महीने में 30 दिन आपको काम देती है तो आप क्यों नहीं काम करना चाहते। उन्होंने कहा साहब अगर उसी समय मुझे कोई और काम मिलता है तो इससे दुगना मुझे वेज मिलता है। तो अगर हम काम करने में सक्षम है, आप 2 दिन में जितना काम कराते हैं उतना मैं 1 दिन में कर सकता हूँ, बशर्ते कि आप मुझे डबल वेज दें। मैंने इसको एक स्पेशल प्रोजेक्ट बना करके ग्रामीण विकास मंत्रालय को उस समय भेजा जब मेरी सर्विस के 5 या 6 साल हुए थे बस। और मुझे खुशी है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय उसमें सहमत हुआ और फिर वहाँ पे 30 करोड़ रुपए जो अनयूटिलाइज्ड उस समय पड़ा हुआ था 95-96 में, वो न सिर्फ यूज़ हुआ बल्कि उसकी तीसरी किस्त हम लोगों ने ली और 1 साल में 90 करोड़ रुपए का एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे क्रिएट कर पाए। तो सर 32-33 साल लगभग हो गया है और अभी भी कंटिन्यू आप की सर्विस जारी है। इतने लंबे अंतराल में जो ब्यूरोक्रेसी का जो में कोई बदलाव देखते हैं क्या आप? पहले 90 का जो दशक था या आपका जो दशक आया, चूंकि अक्सर चर्चाएं ऐसी होती हैं कि ब्यूरोक्रेसी में भी अब वो बात नहीं रह गई है, कुछ कमियां कोई भी बताता है, कुछ अच्छाइयां भी कोई बताता है, लेकिन आपकी नज़र में क्या कोई बदलाव आया है क्या? कमियां और अच्छाइयां हर सिस्टम में होती है। ये तो चूंकि ब्यूरोक्रेसी में जो लोग काम करते हैं वो भी समाज का एक भाग है और तो उसमें कहीं पे भी कमियां हैं, अच्छाइयां भी हैं। जो आज के ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं वो डिजिटली काफ़ी इक्विप्ड हैं और काफ़ी फास्ट हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। उनको निर्णय लेने की छूट मिलनी चाहिए। जैसे हम लोगों का जो समय था उस समय पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, मुझे लगता है क्या कि वहाँ पे ज़्यादा छूट थी निर्णय लेने की और हम हमेशा से ही आंसरेबल हैं, ब्यूरोक्रेट हमेशा ही से ही आंसरेबल है, उसका हर निर्णय वो कहीं पे भी अपील होता है। तो अगर ब्यूरोक्रेट कोई गलती करता है तो सुधार भी होते हैं या फिर उसको आगे दूसरे अपीलेट फॉर्म से भी सुधार होता है। लेकिन जब निर्णय लेने की क्षमता सेंट्रलाइज हो जाती है तो फील्ड के अधिकारी इनोवेटिव नहीं हो पाते हैं। तो अगर उनके अंदर स्किल्स है, उनके अंदर टैलेंट है, पर वो अगर जब देखने लगते हैं कि हर छोटे छोटे निर्णय भी हमारे ऊपर से डिसाइड हो रहा है या वहाँ के ऊपर से डिसाइड हो रहा है, तो वो फिर उनका जो इनोवेशन का आइडिया है वो किल होता है। अच्छा सर, एक ये चूंकि मेरे मन में ये सवाल था, मैंने सोचा था कि जब मैं जाऊंगा आपसे तो पूछूंगा कि जब आप लोगों की ट्रेनिंग होती है तो क्या ऐसा भी कोई सेशन चलता है कि जब नौकरी के दौरान ऐसे कई पॉलिटिकल प्रेशर्स आएंगे तो उनको आपको कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है? ऐसा कोई सेशन नहीं होता है। ये तो धीरे धीरे काम करते करते सीखना पड़ता है। पर हाँ, ये है क्या कि एडवर्स परिस्थिति में कैसे हम काम करें और कैसे अपने जज्बे को बनाए रखें, अपने मोटिवेशन को बनाए रखें, इसकी एक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होती है। एक साइकोलॉजिकली आपको इक्विप किया जाता है, लेकिन परिस्थितियां कैसी होगी वो तो पहले से नहीं डिसाइड होती है। वो पहले से डिसाइड नहीं होती है और इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। ये आपको फील्ड में ही सीखना पड़ता है। चलिए सर, बातचीत करने के लिए जितेंद्र सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितेंद्र जी थे 1990 बैच के आईएएस और जैसा मैंने कहा शुरू में ही कि जितेंद्र जी अंतर्मुखी स्वभाव के हैं, लेकिन काम में उतने ही बहिर्मुखी हैं। अंतर्मुखी होना बड़ी अच्छी बात होती है, खासतौर पे अध्यात्म में तो ये बात कही जाती है कि जो अंतर्मुखी होता है वो चीज़ों को बेहतर तरीके से सोचता है।
अगले एपिसोड में फिर किसी खास मेहमान के साथ हम हाजिर होंगे। नमस्कार।